सोशल मीडिया से आशय पारंपरिक संबंध के लिए इंटरनेट और अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित एक आभासी समूह से होता है। तो सोशल मीडिया क्या है? इससे आशय एक पारंपरिक संबंध के लिए इंटरनेट और उनके अन्य माध्यम द्वारा निर्मित आभासी समूह से होता है। यह व्यक्ति या समूह के साझा या फिर सहभागी बनाने का माध्यम होता है। ये क्या करता है? व्यक्ति समुदाय के साझा सहभागी बनाने का माध्यम है सोशल मीडिया। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए, उच्च पारस्परिक मंच बनाने के लिए, मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिकी के प्रयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। तो सोशल मीडिया का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए, उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए, उच्च पारस्परिक मंच बनाने के लिए, मोबाइल एवं वेब आधारित प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। सोशल मीडिया क्या है? तो इंटरनेट एवं अन्य माध्यमों द्वारा एक निर्मित आभासी समूह होता है। इसमें व्यक्ति समुदाय के साझा सहभागी बनाने का माध्यम होता है। सामाजिक संबंध बनाने के अलावा इसमें उपयोगकर्ता या यूजर है सामग्री में संशोधन कर सकता है। उच्च पारस्परिक मंच बनाने के लिए मोबाइल वेब आधारित प्रौद्योगिकी के प्रयोग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। सोशल मीडिया के प्रकार क्या होते हैं? तो सोशल मीडिया के प्रकार होते हैं सोशल नेटवर्क, बुक मार्केटिंग साइट, सोशल न्यूज़, मीडिया शेयरिंग, कंज्यूमर रिव्यू नेटवर्क, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और ब्लॉग फोरम्स। ये सब क्या होते हैं? सोशल मीडिया के प्रकार होते हैं। सोशल मीडिया के प्रकार क्या हैं? सोशल नेटवर्क, बुक मार्केटिंग साइट्स, सोशल न्यूज़, मीडिया शेयरिंग, कंज्यूमर रिव्यू नेटवर्क, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और ब्लॉग फोरम से ये सब सोशल मीडिया के टाइप हैं। पहला आता है सोशल नेटवर्क। क्या होता है? ऐसी सेवाएं जो हम सभी समान हितों और पृष्ठभूमि के अन्य लोगों से जोड़ने की अनुमति देती हैं, जैसे कि फेसबुक और लिंक्डइन। ये क्या होता है? यह ऐसी सेवाएं होती हैं जो कि समान हितों वाले पृष्ठभूमि के अन्य लोगों के लिए जोड़ने के लिए अनुमति देती हैं, जैसे कि फेसबुक और लिंक्डइन। बुक मार्केटिंग क्या होती है? एक ऐसी सेवा होती है जो इंटरनेट पर विभिन्न साइटों के लिंक को प्रबंधित करने की अनुमति देती है, जैसे कि पिंटरेस्ट। ये सब क्या होती हैं? बुक मार्केटिंग साइट्स होती हैं। ऐसी सेवाएं होती हैं जो हमें इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट के लिंक को प्रबंधित करने की अनुमति देती हैं। सोशल न्यूज़ ऐसी सेवाएं जो लोगों को विभिन्न समाचार या फिर लेखों के लिंक पोस्ट करने की अनुमति देती हैं और फिर उनमें उपयोगकर्ता को उन पर वोट करने की अनुमति देती हैं, जैसे कि डिग या फिर रेडिट। ये सब क्या होती हैं? सोशल न्यूज़ साइट होती हैं। ये क्या करती हैं? जो विभिन्न लोग होते हैं उनके समाचार लेखों के लिंक पोस्ट करने की अनुमति देती हैं, जिसमें उपयोगकर्ता उन पर वोट करने की अनुमति भी देता है। लिंक और रेडिट ये सब क्या होती हैं? सोशल न्यूज़ होती हैं। मीडिया शेयरिंग ऐसी सेवाएं जिनका उपयोग विभिन्न मीडिया जैसे कि फ़ोटो, वीडियो आदि अपलोड या साझा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब। ये सब क्या होती हैं? मीडिया शेयरिंग होती हैं। आप मतलब अपनी कोई वस्तु, फ़ोटो, वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सबके साथ साझा कर सकते हो। ऐसी सुविधाएं देने वाली साइट को कहा जाता है मीडिया शेयरिंग। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ये ऐसी सेवाएं होती हैं जो छोटे छोटे ब्लॉग्स पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इससे लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर सबसे ज़्यादा और भारत का है कू। ब्लॉग एंड फोरम्स ये ऑनलाइन फोरम सदस्यों को संदेश पोस्ट करने और वार्तालाप आयोजित करने की अनुमति देते हैं। तो ये क्या करता है? एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ भी संदेश अपना पोस्ट कर सकते हो और बात भी कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है RSS फीड्स। ये सब क्या है? ब्लॉग एंड फोरम्स हैं। कंज्यूमर रिव्यू नेटवर्क इसका प्रयोग किसी ब्रांड, प्रोडक्ट या फिर सर्विस, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट आदि के बारे में रिव्यू और जानकारी शेयर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या कर सकता है? कंज्यूमर रिव्यू दे सकता है ऐसे नेटवर्क से, जैसे कि जोमेटो या फिर ट्रिप एडवाइस। ये सब क्या होते हैं? इंटरनेट है और नेटवर्किंग है और कंज्यूमर रिव्यू वगैरह इसमें आप शेयर कर सकते हो। तो जो हमारे सोशल मीडिया थी उसमें कौन सा था? पहला था सोशल नेटवर्क। इसमें समान लोगों के हित और पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों का एक समूह होता है, जैसे कि फेसबुक या फिर लिंक्डइन हो गया।
बुक मार्केटिंग में क्या होती है, ऐसी सेवाएं होती हैं जो कि इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट को लिंक करने के लिए प्रबंधित करता है, मैनेज करता है। सोशल न्यूज़, इसमें समाचार लेखों के लिए लिंक पोस्ट करने की अनुमति होती है और इसका उपयोग करता होता है उनमें वोट भी दे सकता है। मीडिया शेयरिंग में क्या हो सकते हैं, आप अपने इसमें फ़ोटो, वीडियो या फिर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह अपलोड कर सकते हो और लोगों के साथ साझा कर सकते हो, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट या फिर यूट्यूब। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में आप छोटे छोटे से ब्लॉग्स लिखकर सबका ध्यान केंद्रित कर सकते हो। सबसे लोकप्रिय है ट्विटर और अपनी भारत के को। ब्लॉग एंड फोरम्स में क्या हो सकते हैं, सदस्य होते हैं वह इसमें अपना संदेश भेज सकते हैं और उस पर डिबेट या फिर वार्तालाप कर सकते हैं। कंज्यूमर रिव्यू नेटवर्क, इसमें अपने जो कंज्यूमर होता है वह किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में रिव्यू दे सकता है, जैसे कि जोमेटो या फिर ट्रिप एडवाइस। सोशल मीडिया नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं, तो सोशल नेटवर्क मीडिया के होते हैं या सोशल मीडिया नेटवर्क के होते हैं दो टाइप। एक होता है इंटरनल सोशल मीडिया और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोशल मीडिया। इंटरनल मीडिया में क्या होता है, इंटरनल है मतलब यह क्लोज्ड और प्राइवेट कम्युनिटी होती है जहाँ पर कम मात्रा में लोग जुड़े होते हैं। इससे जुड़ने के लिए एक इनविटेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई एजुकेशन ग्रुप हो गया या फिर फैमिली ग्रुप हो गया। यह इंटरनल सोशल मीडिया के टाइप हैं। दूसरा आता है एक्सटर्नल सोशल मीडिया। यह एक ओपन और पब्लिक कम्युनिटी होती है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुड़े होते हैं। इसमें कोई भी जुड़ सकता है, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सब होते हैं सोशल मीडिया के टाइप। दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सोशल मीडिया की विशेषताएं क्या है, तो सोशल मीडिया एक अपरंपरागत मीडिया है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क होता है जो सारे संसार को जोड़े रखता है। यह संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। इसके माध्यम से तीव्र गति में सूचना और खबरों का आदान प्रदान होता है। सोशल मीडिया का अस्तित्व इंटरनेट की वजह से ही होता है, मतलब यदि इंटरनेट नहीं है तो सोशल मीडिया भी नहीं होगा। इसकी विशेषताएं क्या हो गई, तो यह एक अपरंपरागत मीडिया है, वर्चुअल वर्ल्ड होता है, इंटरनेट के माध्यम से इसमें पहुंचा जा सकता है। इसमें एक विशाल नेटवर्क होता है सोशल मीडिया में जो कि सारे संसार को जोड़ के रखता है। यह संसार का सबसे अच्छा और सरलता माध्यम होता है। इसके माध्यम से तीव्र गति में सूचना खबरों का आदान प्रदान हो सकता है और सोशल मीडिया का अस्तित्व भी इंटरनेट की वजह से ही होता है। सोशल मीडिया के लाभ क्या होते हैं, तो यह सूचना का लोकतंत्रीकरण करता है, नए अवसर प्रदान करता है, व्यापक एवं विषम समुदाय इसमें एक दूसरे से बात साझा कर पाते हैं, सरल और आसान तरीका है, आधिपत्य का मुकाबला होता है, दूरी की समाप्ति होती है और सरकार के साथ सीधा संवाद हो सकता है। तो सोशल मीडिया क्या करता है, पहले आता है सूचना का लोकतंत्रीकरण करता है। सोशल मीडिया ज्ञान और व्यापक स्तर पर संचार सुविधा का लोकतंत्रीकरण करता है। किसका, ज्ञान का, और व्यापक स्तर पर संचार सुविधा का लोकतंत्रीकरण करता है। विश्व भर के अरबों लोग अपने जिसमें उपभोक्ता भी नहीं बल्कि निर्माता और प्रसारकर्ता भी जुड़ सकता है। तो इसमें उपयोगकर्ता, निर्माता और प्रसारकर्ता सभी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। नए अवसर प्रदान करता है, यह ऐसे लोगों को अपनी आवाज़ को मुखर करने के अवसर प्रदान करता है जिसे अभी तक सुना नहीं जा सका है। अर्थात इसके माध्यम से भी सभी लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। अक्सर व्यवसाय में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि आप यूट्यूबर वगैरह का उदय देख रहे हैं। व्यापक और विषम समुदाय, भौतिक समुदायों की तुलना में ऑनलाइन समुदाय भौतिक रूप से बहुत व्यापक और अधिक विषम होता है। सस्ता और आसान है, सोशल मीडिया के लिए आवश्यक कंटेंट के निर्माण में ईंट, चूना पत्थर और किसी अन्य भौतिक पदार्थों की तुलना में कम निवेश की आवश्यकता होती है और यह अवसर मृदु कौशल से संचालित होता है। प्रौद्योगिकी की सहायता से कोई भी व्यक्ति सक्षम, प्रामाणिक और प्रभावी एवं मौलिक ऑनलाइन कंटेंट तैयार कर सकता है। आधिपत्य का मुकाबला, सोशल मीडिया भी पारंपरिक खिलाड़ियों के आधिपत्य का मुकाबला करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसमें विश्व में ज्ञान का एक वैकल्पिक ज्ञान स्रोत होता है जिसमें मुख्य धारा का मीडिया फर्जी खबरों और प्रचार प्रसार के लिए गंभीर सामाजिक आलोचनाओं से घेरे में आ जा गया है। दूरी की समाप्ति, सोशल मीडिया ने लोगों के बीच की दूरियों को भी समाप्त करने का काम किया है। दोस्त, परिवार अब दूर रहने
के बावजूद भी व्हाट्सएप या अन्य ऐप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। सरकार के साथ सीधा संवाद। आज सोशल मीडिया ने आम लोगों को सरकार से सीधे बातचीत करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार दिया है। आम लोग अपने सवाल और परेशानियों को रेलवे या फिर अन्य मंत्रालय को पोस्ट कर सकते हैं और यह आजकल आम है और मोस्टली किया जाता है। सोशल मीडिया की समस्याएं क्या हैं? तो यह सार्वजनिक तनाव और अशांति पैदा करने के माध्यम हो सकता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, पंथ, धर्म, दल और समाज के प्रति नफरत फैलाने और संदेह पैदा करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से आतंकवादी समुदाय अपने मंसूबों को पूरा कर सकते हैं। इसी के चलते ISIS के भर्ती होने में भी कई देशों के युवा इराक पहुंच जाते हैं। स्थानीय स्तर पर होने वाली छोटी सी घटना को असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं तथा उनको सांप्रदायिक रंग देकर दंगे भड़काते हैं। जैसे वर्ष 2013 में यूपी के मुजफ्फरपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे सोशल नेटवर्किंग साइट का खासा योगदान रहा था। इसके दुरुपयोग का खामियाजा क्षेत्र विशेष के लोगों को भी उठाना पड़ जाता है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य दूसरे मामलों में ऐसी अफवाहें फैलाई गई थीं और धमकियां दी गईं जिससे प्रभावित होकर उत्तर पूर्व के लोग भारत के कोने कोने से उनके मूल राज्य में लौटने को मजबूर हो गए थे। प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके? सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव क्या है? यह दुनिया भर में लोगों से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण साधन होता है। यह उन लोगों की आवाज़ बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से विगलित हैं और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। वर्तमान में यह कई व्यवसायिकों के लिए एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है। यह कई प्रकार के रोजगार पैदा कर आर्थिक विकास में योगदान देता है। वर्तमान में सोशल मीडिया आम नागरिकों के बीच व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाने का माध्यम बन गया है। कई शोधों के अनुसार दुनिया भर में अधिकांश लोग रोजमर्रा की सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक क्या हो गया? यह कई लोगों को दूर दूर से जोड़ने में महत्वपूर्ण साधन होता है। इसमें उन लोगों की आवाज़ भी उठाई जा सकती है जिनको समाज से दबाया गया है या फिर अलग कर दिया गया है। कई व्यापारी आजकल व्यवसायिक में सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। ई-कॉमर्स वगैरह में रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक विकास में भी योगदान होता है। सोशल मीडिया आम नागरिकों के बीच में जो व्यापक स्तर पर जागरूकता है उसको फैलाने में महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में जितनी भी रिसर्च वगैरह होती हैं लोगों के आम इंफॉर्मेशन देने में भी यह सहायक होता है। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तो इसके सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव में देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह सोशल मीडिया के द्वारा साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। यह फेक न्यूज़ और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें गोपनीयता की कमी होती है। इससे निजी डेटा चोरी होने का खतरा रहता है। इससे साइबर अपराध जैसे कि हैकिंग, फिशिंग आदि का भी खतरा बढ़ जाता है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो नकारात्मकता में पहला क्या है? सबसे पहला है कि मस्तिष्क पर, मानसिकता पर खराब प्रभाव डालता है। साइबर बुलिंग, फेक न्यूज़, हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। गोपनीयता की कमी होती है। डेटा चोरी होने का खतरा रहता है। साइबर अपराध जैसे कि हैकिंग, फिशिंग का खतरा भी होता है। चुनौतियां हैं दोषपूर्ण भाषण एवं अफवाहें, फेक न्यूज़, ऑनलाइन ट्रोलिंग और महिला सुरक्षा इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। दोषपूर्ण भाषण एवं अफवाहें। पिछले कुछ समय में कई मामलों में हिंसा और जानमाल की क्षति के लिए नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाहें जिम्मेदार रही हैं। जैसे कि हाल ही में एक मामला सामने आया जब महाराष्ट्र के पालघाट के गढ़चिरौली गांव में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा यह अफवाह फैलाई गई थी कि क्षेत्र में 3 चोर चोरी कर रहे हैं। इस अफवाह के चलते गांव के एक समूह ने तीनों यात्रियों को चोर समझकर उनकी हत्या कर दी। हस्तक्षेप करने वाले कई पुलिसकर्मियों पर भी गांव वालों ने हमला कर दिया जिससे वे घायल हो गए। 2020 में दिल्ली दंगों में भी सोशल मीडिया पर हुए द्वेषपूर्ण भाषण की ही एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी।
फेक न्यूज़। वर्ष 2019 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 22 देशों में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 64% से अधिक भारतीय फर्जी खबरों का सामना करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से प्रसारित एडिटेड इमेज, हेराफेरी वाले वीडियो और झूठे संदेशों की एक चौंका देने वाली संख्या मौजूद होती है, जिससे गलत सूचना और विश्वसनीय तथ्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन ट्रोलिंग। ट्रोलिंग सोशल मीडिया का एक उप उत्पाद है। कई बार लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और लोगों को ट्रोल करते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं जो उनके विचारों या आख्यानों से सहमत नहीं होते। इनमें से कई व्यक्तियों की प्रतिष्ठा पर हमला करने वाले गुमनाम ट्रोल को भी बढ़ावा दिया जाता है। महिला सुरक्षा। महिलाओं को साइबर रेप एवं अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है जो उनकी गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। कभी कभी उनकी तस्वीरें और वीडियो लीक कर देने की धमकी देकर उनका शोषण भी किया जाता है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 3245 आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने की शिकायत की गई थी, जिनमें से जून 2019 तक 2662 सामग्रियां हटा दी गई थीं। उल्लेखनीय है कि इसमें ज़्यादातर वह सामग्री थी जो कि धार्मिक भावनाओं एवं राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानून का उल्लंघन कर रही थीं। इस अल्प अवधि में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री का पाया जाना यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया के जरिए ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। साथ ही आज़ादी के सूत्रधार रहे नेताओं के बारे में भी गलत जानकारी बड़े स्तर पर साझा की जा रही है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रसार कुछ प्रमुख उभरते जोखिमों में से एक है। यकीनन यह न केवल देश की प्रगति में रुकावट है, बल्कि भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अतः आवश्यक है कि देश की सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए इसे पूरी तरह से रोकने का प्रयास करना चाहिए। सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के सुझाव क्या हो सकते हैं? तो दुष्प्रभाव को समाप्त करना है सोशल मीडिया के तो प्रमुख सुझाव हैं। पहला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फर्जी सूचनाओं के साथ वास्तविक सूचनाएं, विनियमन लाना और जन जागरूकता फैलाना। पहला आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई सोशल मीडिया केंद्रों ने कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने और फिल्टर करने के लिए स्वचालित और मानव संचालित एडिटेड प्रक्रिया का मिश्रण तैयार किया है। AI इकाइयाँ स्वचालित रूप से किसी छवि या फिर समाचार को साझा करने पर हर बार गलत रिपोर्टिंग की खतरे को भांप लेती हैं। फर्जी सूचना के साथ वास्तविक सूचना। यह एक ऐसा तरीका है जहां फर्जी जानकारी के साथ कंटेंट की वास्तविक सूचना भी पोस्ट की जाती है ताकि उपयोगकर्ता को वास्तविक जानकारी और सच्चाई में अवगत कराया जा सके। यूट्यूब द्वारा लागू किया गया यह तरीका उपयोगकर्ताओं को नकली और घृणित सामग्री में किए गए भ्रम दावों को खत्म कर देगा और सत्यापित एवं सुव्यवस्थित जानकारी वाले लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विनियमन लाना। सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दायरे का सामना करने के लिए एक संपूर्ण राष्ट्रीय कानून होना, इस संबंध में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कानूनी प्रावधान भी होने चाहिए। जन जागरूकता। वर्तमान में देश को डिजिटल साक्षर बनाने की ज़रूरत है। एक जिम्मेदार सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए, इस विषय में देश के प्रत्येक स्कूल एवं कॉलेज एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जहां लोग उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनका काम आसानी से निकाल लेते हैं। तो हमें जन जागरूकता भी फैलानी चाहिए। तो कौन से हो सकते हैं हमें इसके सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के सुझाव? पहले आते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब हमें एक ऐसा फिल्टर लगाना चाहिए जो कि स्वचालित हो, मानव के द्वारा भी संचालित हो, दोनों को मिश्रण हो, और इससे हमें समाचार और जो छवि होती है उसको साझा करने पर गलत रिपोर्टिंग के बारे में खतरे को भांप सकती हैं। फर्जी सूचना के साथ वास्तविक सूचना। इसमें जो गलत न्यूज़ है उसके साथ हम वास्तविक सूचना है उसको पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि लोगों की जो मानसिकता है वह क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये सही है और ये फेक है।
विनिमय लाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो मीडिया की लगातार बढ़ता दायरा है उसके सामने के लिए संपूर्ण राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए और एक कानूनी प्रावधान होना चाहिए। जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करना चाहिए डिजिटल साक्षरता के प्रति। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि लोग उनको बेवकूफ़ बनाकर उनसे काम ना निकाल सकें। सोशल मीडिया और भारत, आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं और अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक यह संख्या लगभग 447 मिलियन तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के उपयोगकर्ता सोशल मीडिया का सबसे अधिक औसतन 4 घंटे का प्रयोग करते हैं, जबकि इस आधार पर जापान सबसे कम सोशल मीडिया का प्रयोग करता है, ओनली 45 मिनट। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के कारण भी चर्चे में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है और लोगों द्वारा इस ओर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। भारत में सोशल मीडिया के प्रभाव क्या हैं? भारत में सोशल मीडिया के जरिए कई सकारात्मक पहलुओं को अंजाम दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए 2011 में अन्ना आंदोलन को मजबूती मिली और यह आंदोलन बेहद सफल रहा। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद एक सफल आंदोलन एवं रोहित वेमुला प्रकरण पर छात्रों की लामबंदी जैसे प्रयोग बेहद सफल रहे हैं। वर्तमान में भारत में सोशल मीडिया की वजह से फैल रही नफरतों से संघर्ष कर रहा है। एक तरफ हमारी सरकार डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम लाकर देश की तस्वीर बदलने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ हम इस कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण हिस्से का दुरुपयोग कर सरकार और देश को ही चुनौती देने का काम कर रहे हैं। भारत में प्रयास, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इससे राजनीतिक दलों में सोशल मीडिया कंटेंट को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया गया और उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया खातों तथा उनसे संबंधित सोशल मीडिया अभियानों पर सभी खर्चों का खुलासा करने के लिए भी कहा गया। इसी प्रकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया विंग विभिन्न सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्मों की गतिविधियों पर नज़र रखने के साथ विभिन्न संगठनों की सहायता भी करती है। ये थे भारत में प्रयास क्या क्या हो रहे हैं। कानूनी उपाय क्या है? भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2018 के दायरे में आता है। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या कानूनी प्रवर्तन संस्थान द्वारा किसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग तंत्र भी मौजूद है जो यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या कोई सामग्री सामुदायिक दिशा निर्देश का उल्लंघन कर रही है या नहीं, और यदि यह ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। भारत में फेक न्यूज़ को रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, परंतु भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो इस संदर्भ में कार्य कर रही हैं। पहला है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। यह एक ऐसी ही नियामक संस्थान है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संपादकों को उस स्थिति में चुनौती दे सकती है यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। तो कहाँ पर शिकायत की जाती है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में की जाती है। क्या करती है? एक नियामक संस्थान है जो कि समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और जो संपादक होते हैं उनको चेतावनी दे सकती है यदि उनने कोई पत्रकारिता सिद्धांत का उल्लंघन किया है तो। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन निजी टेलीविज़न समाचार एवं कंटेंट अफेयर्स के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है, उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। तो ये क्या करता है? जो निजी टेलीविज़न है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, तो वह निजी टेलीविज़न समाचार और जो
करंट अफेयर के प्रसारक होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है तथा उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेन कंप्लेंट काउंसिल टीवी ब्रॉडकास्टों के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट या फर्जी खबरों की शिकायत स्वीकार करता है तथा उनकी जांच करता है। तो क्या करता है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, यह जो टीवी की ब्रॉडकास्ट होते हैं उनके खिलाफ कोई यदि आपत्तिजनक टीवी कंटेंट या फिर फर्जी खबर की शिकायत पाई जाती है तो उसकी जांच करता है। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 बनाया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं। किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी जो कि मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 बनाए गए हैं। उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह एक बृहद शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करता है, उपयोगकर्ताओं विशेष रूप से महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करता है, स्वैच्छिक उपयोगकर्ता खाता सत्यापन तंत्र की व्यवस्था करता है, गैर कानूनी जानकारी को हटाता है, ऑनलाइन समाचारों OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता बनाता है, आयु वर्ग के आधार पर कंटेंट का स्ववर्गीकरण करता है, डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रशासकों द्वारा स्वविनियमन करता है, न्यायिक अर्ध न्यायिक समाज सदस्यों से मिलकर बनी एक स्व विनिमय संस्थान एवं निगरानी तंत्र की स्थापना करता है। तो ये कौन करता है? यह IT नियम जो 2021 है वो पहला है। यह वृहद शिकायत निवारण तंत्र है, सब बहुत बड़ा शिकायत निवारण तंत्र है। उपयोगकर्ता विशेषकर महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करता है, स्वैच्छिक उपयोगकर्ता खाता सत्यापन तंत्र की व्यवस्था करता है, गैर कानूनी जानकारी को हटाता है, ऑनलाइन समाचार OTT प्लेटफॉर्म और जो डिजिटल मीडिया है उनकी आचार संहिता बनाता है, हर आयु वर्ग के आधार पर कंटेंट का स्ववर्गीकरण करता है, डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशंसकों द्वारा स्व विनिमय करता है, न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक सदस्यों से मिलकर बनी स्व विनियमित संस्था एवं निगरानी तंत्र की स्थापना करता है। सोशल मीडिया और निजता का मुद्दा। वर्तमान परिदृश्य में भारत को डिजिटल सेवाओं के लिए एक नवीन डिजाइन तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं जिसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों का समावेश हो। निजता संरक्षण डेटा संरक्षण से जुड़ा विषय है क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी डिजिटल पहचान द्वारा इंटरनेट माध्यम का प्रयोग करता है तो उस दौरान विभिन्न डाटाओं का संग्रह तैयार हो जाता है जिससे बड़ी आसानी से उपयोगकर्ता के निजता डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। अतः डेटा संरक्षण ढांचे के डिजाइन में महत्वपूर्ण चुनौती डिजिटलीकरण के उपयोग से दीर्घकालिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना और उसके साथ ही गोपनीयता को बनाए रखना भी होता है। भारत में प्रभावी डेटा संरक्षण के लिए डेटा नियामकों के पदानुक्रम और एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता होगी जो कि डिजिटल सेटअप और आम सहमति के अलावा हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो भारत में क्या हो रहा है? सोशल मीडिया और निजता का मुद्दा हमेशा उठता रहता है क्योंकि भारत एक डिजिटल सेवाओं के लिए एक नवीन डिज़ाइन तैयार कर रहा है और एक अवसर प्रदान कर रहा है, लेकिन यह व्यक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों का ही समावेश होता है। जब भी निजता संरक्षण की बात आती है तो डेटा संरक्षण से जुड़ा हुआ विषय है क्योंकि उससे ही सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, चोरी होती है। तो जब भी कोई व्यक्ति डिजिटल पहचान के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जुड़ता है तो उसके दौरान उसके डेटा का संग्रह तैयार कर लिया जाता है और जिससे बड़ी आसानी से उपयोगकर्ता की निजता का पता चल जाता है। अतः ऐसा डेटा संरक्षण ढांचे की डिजाइन में महत्वपूर्ण चुनौती डिजिटलीकरण के उपयोग से दीर्घकालिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना तथा उसके साथ ही गोपनीयता को बनाए रखना भी होता है। भारत में प्रभावी डेटा संरक्षण के लिए डेटा नियामकों के पदानुक्रम और एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता होगी जो कि डिजिटल सेटअप और आम सहमति के अलावा हमारे मूल अधिकारों की संरक्षण भी कर सके या सुरक्षा भी कर सके। मूल अधिकारों की रक्षा भी इसमें होनी चाहिए। मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पहला आता है फेसबुक। यह दुनिया का सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी।
इसके माध्यम से इसमें सदस्य आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, अपनी गतिविधि साझा करना और फेसबुक पर होने वाले क्रियाकलाप भी करता है। तो फेसबुक क्या है? एक सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। फरवरी 2004 में इसका निर्माण मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। यह आपसी सदस्यों के विचार विमर्श करने में या विचारों को आदान प्रदान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में दोस्त एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं और विभिन्न गतिविधियों को साझा कर सकते हैं। यूट्यूब, यह भी एक वीडियो शेयरिंग साइट है। ये क्या करती है? वीडियो को शेयर करती है। तो वीडियो शेयरिंग साइट है जिसमें पंजीकृत सदस्य वीडियो देखने के साथ ही अपना वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। इसकी स्थापना फरवरी 2005 में चार्ल्स हार्ले और स्टीव चेन, जावेद करीम के द्वारा की गई थी। तो यूट्यूबर कब बना था? 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। वीडियो शेयरिंग साइट है जो कि इसमें कोई भी सदस्य, जो पंजीकृत सदस्य होता है, वह वीडियो देख सकता है और अपलोड भी कर सकता है। इसकी स्थापना 2005 में 3 व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें से चार्ल्स हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने इनकी स्थापना की थी। ट्विटर, यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका प्रारंभ 2006 में जैक डोर्सी के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग करके मित्रों को संदेश भेजा जा सकता है। इसे ट्वीट कहा जाता है। ट्वीट टेक्स्ट आधारित छोटा संदेश होता है जिसमें अधिकतम 280 वर्ड हो सकते हैं। इसका उपयोगकर्ता को ऑथर और ट्विटर पढ़ने वाले को फॉलोअर कहा जाता है। फॉलोअर किसी ट्वीट पर अपना कमेंट भी दे सकता है। तो ट्विटर क्या है? 2006 में इसकी स्थापना की जैक डॉर्सी के द्वारा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इसमें आप अपने दोस्तों को संदेश भेज सकते हैं जिसे ट्वीट कहा जाता है। और जो ट्वीट होता है वह टेक्स्ट आधारित छोटा सा संदेश होता है जिसमें सिर्फ 280 वर्ड हो सकते हैं। इसमें जो ट्वीट करता है उसे ऑथर और पढ़ने वाले को फॉलोअर कहा जाता है और जो फॉलोअर होता है वह इस पर कमेंट भी कर सकता है। इंस्टाग्राम, यह एक नेटवर्क आधारित फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन होती है। इसमें क्या होती है? आप इसमें इंटरनेट से आधारित होता है और इसमें फ़ोटो शेयर कर सकते हो। एक ऐसी एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम। यह उपयोगकर्ता को फ़ोटो, वीडियो को सामाजिक एवं निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। साथ ही इस पर पोस्ट करना, स्टोरी ब्रॉडकास्ट करना, लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जा सकता है। इसकी स्थापना 2010 में केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा की गई थी। वर्तमान में फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी है। क्या है? इंस्टाग्राम। यह क्या करता है? इंटरनेट पर आधारित फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप फ़ोटो, वीडियो को सार्वजनिक या फिर निजी तौर पर साझा कर सकते हैं। इस पर पोस्ट करने पर स्टोरी, ब्रॉडकास्ट या फिर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा सकती है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह पेरेंट कंपनी कौन है? फेसबुक। व्हाट्सएप, यह एक लोकप्रिय तत्काल मैसेज सेवा होती है। इसका प्रयोग एक दूसरे को व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से टेक्स्ट, मैसेज, फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट या लोकेशन भेजने में किया जाता है। इसे 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कोम के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में फेसबुक के स्वामित्व में आती है। तो व्हाट्सएप क्या है? एक लोकप्रिय मैसेजिंग साइट है जिसका प्रयोग करके हम अपने व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से फोटो, मैसेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन कुछ भी शेयर कर सकते हैं। 2009 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्रायन एक्टन और जॉन कोम के द्वारा बनाया गया था। इसकी पेरेंट कंपनी है फेसबुक। याहू, इसका पूरा नाम होता है येट अनदर हेरिस्टिकल ऑफिशियस ऑरेकल। याहू, इसकी स्थापना जेरी यंग और डेविड फ्लू ने 1994 में की थी और यह एक अमेरिकी नियमित निगम एवं वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी है। 1994 में नहीं, 2004 में हुई होगी, है ना। यह अमेरिकन नियमित एक निगम या वैश्विक नेटवर्किंग सेवा कंपनी होती है। यह कई सुविधाएं जैसे कि वेब पोर्टल, खोज साधन, ईमेल, खबरें आदि प्रस्तुत करने देता है। तो याहू क्या है? इसकी स्थापना
जेरी यंग और डेविड फोलो ने की थी। यह एक अमेरिकी नियामक निगम और वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी होती है, जो कि इसमें अलग अलग सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि वेब पोर्टल, खोज साधन और ईमेल खबरें आदि से प्रस्तुत होती हैं। लिंक्डइन, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। रीड हाफमैन में और एरिक ली द्वारा लॉन्च किया गया एक व्यावसायिक सोशल नेटवर्किंग सेवा है। यह यूज़र को अपना रिज्यूम जोड़ने, अपने उद्योग से दूसरों के साथ जुड़ने और नौकरी लिस्टिंग को पोस्ट करने और प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। यह सशुल्क विज्ञापन और सामग्री प्रकाशन विकल्प भी प्रदान करता है। लिंक्डइन क्या है? इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। रीड हाफमैन और एरिक ली के द्वारा की गई थी। ये क्या है? एक व्यावसायिक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका यूज़ करने वाला इस पर रिज्यूम जोड़ सकता है, अपने उद्योग से दूसरे के साथ जुड़ने, नौकरी लिस्टिंग करने की पोस्ट कर सकता है और प्रतिक्रिया भी दे सकता है। इसमें आप शुल्क देकर विज्ञापन और सामग्री प्रकाशन विकल्प भी होता है। क्योरा, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी एडम ली एंजेलो ने और चार्ली चेवर के द्वारा। यह यूज़र को विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछने और उत्तर साझा करने की अनुमति देता है। तो कोयरा क्या है? क्वेरी कर सकते हैं आप इसमें। 2009 में स्थापना हुई थी एडम डी एंजेलो के द्वारा और चार्ली चेवर के द्वारा। यह यूज़र को विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछने, उत्तर साझा करने की अनुमति देता है। कू ऐप, इसको 2020 में प्रेमा रामकृष्णन के द्वारा बनाया गया था। यह स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत का ट्विटर कहा जाता है। इसे भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज अवार्ड भी दिया गया है। तो कू क्या है? इसकी स्थापना 2020 में हुई थी प्रेमा राधाकृष्णन के द्वारा। यह स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जिसको भारत का ट्विटर कहा जाता है और इसको भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट आता है ई गवर्नेंस, ऐसा शासन जिसमें सभी कार्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हों या विभिन्न घटकों, विभागों और मंत्रालय का हर स्तर पर कंप्यूटर आधारित नेटवर्क हो, उसे क्या कहा जाता है? ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो ई गवर्नेंस क्या है? ऐसा शासन जिसमें सभी कार्य सूचना प्रौद्योगिकी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न घटक, विभाग, मंत्रालय हर स्तर पर कंप्यूटर आधारित होते हैं, कंप्यूटर आधारित नेटवर्क पर आधारित होते हैं, तो उसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस बराबर क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी प्लस सरकारी काम संचालन। विश्व बैंक के अनुसार ई शासन सरकारी अभिकरणों द्वारा सूचना तकनीकों के प्रयोग का सूचक होता है तथा यह नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी अंगों के साथ संबंधों को रूपांतरित करने की सक्षम रखता है। और ई गवर्नेंस मूल रूप से स्मार्ट शासन की दिशा पर कदम रखता है। तो विश्व बैंक ने क्या कहा था कि ई शासन क्या होता है? तो यह सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचना तरीकों के प्रयोग का सूचक होता है। यह नागरिकों, व्यापारों, सरकारी अंगों के साथ संबंधों को रूपांतरित करने में सक्षम होता है। ये प्रशासन मूल रूप से स्मार्ट शासन की दिशा में सक्षम होते हैं। स्मार्ट क्या है? तो स्मार्ट से होता है, एस से होता है सरल, सिंपल, एम से होता है मॉरल, नैतिक, ए से होता है अकाउंटेबल, जवाबदेह, आर से होता है रिस्पॉन्सिबल अर्थात उत्तरदायित्व और टी से होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? एस सिंपल, एम से होता है नैतिक या फिर मॉरल, ए से होता है अकाउंटेबल जवाबदेही, आर से होता है रिस्पॉन्सिबल या फिर उत्तरदायित्व, टी से होता है ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। ई गवर्नेंस की अवधारणाएं क्या होती हैं? तो ई गवर्नेंस में होता है ई प्रशासन, ई प्रशासन से ई सेवाएं, ई सेवाएं से ई लोकतंत्र और ई सरकार। ई लोकतंत्र क्या होता है? तो शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा पारदर्शिता, जवाबदेहिता स्थापित करने हेतु आईसीटी का उपयोग, उदाहरण के लिए नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण और जनमत संग्रह, ये सब क्या होते हैं? ई लोकतंत्र के टाइप होते हैं। तो ई लोकतंत्र में क्या होता है? समाज में जितने वर्ग हैं उनको शासन में भागीदारी देना, पारदर्शिता लाना, जवाबदेहिता स्थापित करने के लिए आईसीटी
का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नीतियों का ऑनलाइन खुलासा कर दो, ऑनलाइन शिकायत निवारण हो जाए और जनमत संग्रह। ई प्रशासन क्या होता है? राज्य को आधुनिक बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग, प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए डेटा रिपोजिटरी का निर्माण और रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण करना ई प्रशासन कहलाता है। मतलब इसमें जितने भी कंप्यूटर हैं या फिर जो राज्य है उसकी आधुनिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए डेटा रिपोजिटरी का निर्माण कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके लिए कंप्यूटरीकरण किया जा सकता है। ई सेवाएं, इसका उद्देश्य राज्य एवं नागरिकों के मध्य संबंध को मजबूत करना है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन सेवा का प्रावधान। तो ई सेवा में क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? राज्य और नागरिकों के मध्य संबंधों को मजबूत करना है, जैसे कि ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान करके। ई सरकार, यह प्रशासन एवं ई सेवाओं का एक साथ समायोजन करने के लिए बड़े पैमाने पर ई सरकार कहा जाता है। तो जब भी हम ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ समायोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ई सरकार कहा जाता है। तो ई लोकतंत्र, समाज के सभी वर्गों का शासन में भागीदारी सुनिश्चित करना, पारदर्शिता, जवाबदेहिता स्थापित करना क्या कहलाता है? ई लोकतंत्र कहलाता है। ई प्रशासन, जब भी हम सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्माण करके रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण कर राज्य को आधुनिक बनाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ई सेवाएं क्या होती हैं? इसमें राज्य व नागरिकों के मध्य संबंध को मजबूत किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन सेवा का प्रावधान करके। ई सरकार, इसमें ई प्रशासन एवं ई सेवाओं का एक साथ समायोजन करके बड़े पैमाने पर ई प्रशासन कहा जाता है इसको। उत्पत्ति कैसे हुई है? भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान हुई थी। जनगणना और कर प्रशासन आदि में संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। तो उत्पत्ति कैसे हुई है भारत में ई गवर्नेंस की? 1970 के दशक में हो गई थी, जब चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि में हमने डेटा के गहन प्रबंधन करने के लिए आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान दिया था। प्रारंभिक कदम, 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की। भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें सूचना एवं संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो पहला कदम क्या है? 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना करके ई गवर्नेंस की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया, क्योंकि सूचना एवं संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1976 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने देश के सभी जिलों कार्यालय को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 1987 में जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरुआत की। किसने की थी? तो 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने भारत के सभी जिलों में जो कार्यालय हैं उनको कंप्यूटरीकृत करने के लिए 1987 में जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम चलाया था। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम चलाया था। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में ही लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क। एक क्रांतिकारी कदम था। कब? 1987 में लॉन्च किया गया राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, एक क्रांतिकारी कदम था। उद्देश्य क्या है ई गवर्नेंस के? नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का पालन कराना, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन दक्षता में सुधार करना, व्यापार एवं उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार करना। ई गवर्नेंस के स्तंभ होते हैं मुख्यतः 4। पहला संसाधन, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरा प्रक्रिया और चौथा होता है लोग। तो पहला आता है संसाधन, प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया और लोग। ई गवर्नेंस के चरण, पहला आता है कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन अंतर क्रियाशीलता। पहला है कंप्यूटरीकरण, सभी सरकारी कार्यालयों में PC स्थापित किया गया है कंप्यूटरीकरण में। दूसरा आता है नेटवर्किंग, कुछ सरकारी संगठनों की इकाइयों को सूचनाओं के आदान प्रदान एवं डेटा प्रवाह के लिए एक हब के माध्यम से जोड़ा गया है। ऑनलाइन स्थिति, ये ऑनलाइन उपस्थिति, सभी विभाग संस्थाओं द्वारा वेबसाइटों का रखरखाव किया गया, तो ऑनलाइन हो गए सब लोग। ऑनलाइन अंतर एवं क्रियाशीलता, संचार चैनल खोले गए और सरकारी सेवाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफेस के दायरे को कम किया गया।
तो ई गवर्नेंस के चरण कितने होते हैं? मुख्यतः 4 होते हैं। पहला आता है कंप्यूटरीकरण, सभी सरकारी कार्यालयों को पीसी उपस्थित किया गया। नेटवर्किंग, जितने भी संगठन हैं इनमें सूचना आदान प्रदान करने के लिए डेटा प्रवाह के लिए एक हब से जोड़ा गया। ऑनलाइन उपस्थिति, जितने विभाग हैं संस्थान हैं उनकी वेबसाइटों का रखरखाव किया गया। ऑनलाइन अंतरक्रियाशीलता, इसमें संचार चैनल खोले गए और सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफेस के दायरे को कम कर दिया गया। ई गवर्नेंस में अंतरक्रियाएं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड 2008 नामक रिपोर्ट में ई प्रशासन में अंतरक्रियाओं के 4 प्रकार बताए हैं। पहला आता है G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या सिटीजन। G2G, सरकार टू सरकार। G2B, गवर्नमेंट टू व्यवसाय या बिजनेस। और G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय या सरकार से कर्मचारी। तो ई प्रशासन के कितने स्तंभ बताए गए हैं? 4 अंतक्रियाएं बताई गई हैं। किसके द्वारा? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड 2008 में 4 बताई हैं। पहला आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार और नागरिकों के मध्य संपर्क जिससे नागरिकों को सामाजिक और सेवाओं का लाभ मिल सके। तो सार्वजनिक सेवाओं का लाभ मिल सके, सरकारों का डायरेक्ट नागरिकों के मध्य संपर्क है तो इसे कहा जाता है सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन। उदाहरण के लिए भूमि प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक के द्वारा चल रहा है और ज्ञान दूत जो कि भारत में धार मध्य प्रदेश में चल रहा है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न संगठन राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए जो ई गवर्नेंस शासन है उसे क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे कि प्रगति, स्मार्ट गवर्नमेंट, ये सब क्या होते हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार और कर्मचारियों के मध्य तेजी से संपर्क बनाने का द्विमार्गीय साधन होता है। कर्मचारियों के लोगों को घटाकर संतुष्टि स्तर को बनाए रखना। तो जो कर्मचारियों के लाभों हैं उनको घटाकर संतुष्टि बनाए रखना। उद्देश्य क्या है इसका? व्यापार समुदाय को सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन सैलरी आदि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय से ही मिलती हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यवसाय, लाल फीताशाही को कम करना इसका उद्देश्य है। यह व्यापार समुदाय को सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए MCA 21। तो ई शासन की कितनी क्रियाएं होती हैं? अंतक्रियाएं 4 होती हैं। पहला आते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसमें नागरिकों के और सरकार के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, जैसे कि भूमि प्रोजेक्ट और ज्ञान दूत। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अब 2 गवर्नमेंट या फिर राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय कोई भी सरकार के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, जैसे प्रगति और स्मार्ट गवर्नमेंट। सरकार से कर्मचारी, तो कर्मचारी और सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, संपर्क बनाने के लिए द्विमार्गी साधन है, जिससे कर्मचारी के लाभ घट जाएंगे और संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा। व्यापार समुदाय को सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाया जाएगा। ऑनलाइन सैलरी वगैरह उदाहरण है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, लाल फीताशाही को कम करना, उद्देश्य है इसका व्यापार समुदाय को सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाना, जैसे कि MCA 21। ई शासन के लाभ कितने होते हैं? तो ई शासन के मुख्यतः होते हैं 2 लाभ, एक होता है आंतरिक रूप से और एक होता है बाहरिक रूप से। तो आंतरिक रूप से क्या हो सकता है? इससे दोहराव से बचाव हो सकता है, लेन देन की लागत कम होगी, अफसरशाही की कार्यविधियों को सरलीकरण किया जा सकता है, अधिक क्षमता होगी, अधिक समन्वय एवं संप्रेषण, बढ़ती हुई पारदर्शिता, एजेंसियों के बीच सूचना की भागीदारी होगी और सूचना प्रबंधन की सुरक्षा होगी। बाह में क्या होती? तीव्रतर सेवाएं सुपुर्दगी होगी, सभी प्रभावोत्पादकता, सेवा प्रयोग की बढ़ती हुई लोच, सेवा सुपुर्दगी में अभिनव परिवर्तन, अधिक सहभागिता, अधिक नागरिक आधिकारिकता और नागरिक सहभागिता, ये सब बाह्य रूप से ई गवर्नेंस के फायदे हैं। तो पहला आता है ई गवर्नेंस के आंतरिक रूप से, दोहराव से बचाव, लेन देन की लागत में कमी, अवसरवादी
ये अफसरशाही की कार्यविधियों का सरलीकरण, अधिक क्षमता, अधिक समन्वय संप्रेषण, बढ़ती हुई पारदर्शिता, एजेंसियों के बीच में सूचना की भागीदारी और सूचना प्रबंधन की सुरक्षा। बाह्य रूप से तीव्रतर सेवा सुपुर्दगी, अधिक प्रभावोत्पादक सेवा प्रयोग की बढ़ती लोच, सेवा सुपुर्दगी में अभिनव परिवर्तन, अधिक सहभागिता, अधिक नागरिक अधिकारिता और नागरिक सहभागिता। भारत में ई गवर्नेंस। भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं। 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यबल की स्थापना की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1999 में केंद्र में बनाया गया था। तो सबसे पहले क्या किया, 1998 में एक सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास में एक राष्ट्रीय कार्यबल स्थापित किया गया था। इसी के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1999 में केंद्र में बनाया गया। सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में क्रियान्वयन के लिए ई गवर्नेंस के लिए 12 सूत्रीय एजेंडे सूचीबद्ध किए गए थे। तो जितने भी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग हैं, इनके क्रियान्वयन के लिए ई गवर्नेंस के लिए 12 सूत्री एजेंडे तैयार किए गए थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियमित कर दिया गया और यह अधिनियम 2018 में संशोधन करके बनाया गया। भारत में आईटी को बढ़ावा देने के लिए एक कॉमन एक्शन प्लान के आगमन के लिए राज्यों के आईटी मंत्रियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर हुआ था, तो यह आईटी को बढ़ावा देने के लिए एक कॉमन एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें सभी राज्यों के आईटी मंत्री आए थे और यह सम्मेलन 2000 में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार ने NISCG स्मार्ट सरकार के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की। NISG सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जिसको कहा जाता है स्मार्ट सरकार के लिए राष्ट्रीय संस्थान। राज्य सरकारों में ई सेवा आंध्र प्रदेश में, भूमि कर्नाटक में और इसी तरह की कई ई गवर्नेंस परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना शुरू की गई थी, जिसमें 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP और 8 समर्थन घटक शामिल थे। तो 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना शुरू की गई, जिसमें 31 मोड मिशन प्रोजेक्ट और 8 समर्थन घटक शामिल थे। 2012 में सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति की स्थापना की गई थी। किस पर? सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी 2012 में। प्रमुख ई गवर्नेंस पहल, डिजिटल इंडिया अभियान। यह एक इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया, इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। तो भारत को क्या करना है? डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना है और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है। घटक इसके मुख्यतः 3 थे। पहला था डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं की जनता तक पहुंच करना और डिजिटल साक्षरता। मुख्यतः कितने घटक थे? इसके थे 3 घटक। पहला डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं की जनता तक पहुंच और डिजिटल साक्षरता। इसके प्रमुख 9 स्तंभ हैं, जिनमें से पहला आता है ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल तक सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई क्रांति आदि इसके 9 और स्तंभ हैं। प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? जेम, ट्रिनिटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर, माई गव, ई अस्पताल और ई नाम आदि डिजिटल इंडिया अभियान या मिशन के मुख्य कार्यक्रम हैं। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है? इसकी स्थापना भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में 1 जुलाई को स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य है कि भारत को डिजिटली सशक्त समाज एवं आधारभूत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना है। इसके मुख्यतः हैं 3 घटक। एक डिजिटल आधारित ढांचे का तैयार करना है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं देना है और डिजिटल साक्षरता देनी है। इसके 9 स्तंभ हैं। ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल तक सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक नेटवर्क एक्सेस कार्यक्रम और ई क्रांति। मुख्य कार्यक्रम में जेम, ट्रिनिटी,
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर, माई गव और ई अस्पताल, ई नाम आदि। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र 1976 में इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य है सरकारी आईटी सेवाओं के वितरण में सहायता के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना। यह सूचना संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्क निकनेट के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश लगभग 708 जिला प्रशासकों के साथ संस्थागत रूप से संबद्ध है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह सरकारी आईटी की सेवाओं का वितरण करने में सहायक एक बुनियादी ढांचा है। यह क्या करता है, तो यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्क के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, राज्य स्तर की सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग सभी जिलों में संस्थागत रूप से संबद्ध है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान, इसकी स्थापना डिजिटल साक्षर करना है 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। देश में लगभग 52.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए चलाया गया था। देश भर में सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में अधिकृत राशन डीलरों सहित आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 2027 चालू किया गया है। तो राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान, तो राष्ट्र को डिजिटल साक्षर बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 2020 मिशन मतलब 2020 में आया। इसमें लगभग सभी लोगों को प्रशिक्षण देना रखा गया है। कितने, 52.5 लाख लोगों को देना है। इसमें सबसे पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पे जो राशन डीलर्स हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और आशा कार्यकर्ता हैं, इनको सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 2027 तक चल रहा है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, इसको 2006 में स्टार्ट किया गया था। लक्ष्य क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सभी आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराकर पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। उद्देश्य बुनियादी अवसंरचना घटक जैसे कि स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क और कॉमन सर्विस सेंटर आदि इसके बुनियादी घटक हैं। कृषि में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर 2010-11 में प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्र में ई गवर्नेंस योजना कब से स्टार्ट की गई है, 2006 में की गई थी। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सभी नागरिकों को सरकारी जो सेवाएं हैं वह उपलब्ध कराई जाएंगी, उनमें पारदर्शिता लाई जाएगी और विश्वसनीयता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बुनियादी ढांचा या फिर घटक कौन से हैं, तो इसकी मुख्यतः है 3 घटक। पहला आता है स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट से डाटा दिया जाएगा, स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क और कॉमन सर्विस सेंटर। कृषि में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना स्टार्ट की गई थी, जिसको नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर 2010-11 में प्रारंभ किया गया था। कॉमन सर्विस सेंटर, यह प्रारंभ इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 2006 में किया गया था। यह ग्रामीण क्षेत्र में वैध सक्षम ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करता है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में वैध सक्षम ई गवर्नेंस सेवाएं हैं उनको प्रदान करता है। CSC 2.0 2015 में प्रारंभ किया गया था। लाभ क्या है, यह आज 3.47 लाख CSC की मदद में विभिन्न सेवाओं को डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में 2.3 लाख ग्राम पंचायतों में फैले CSC 350 से अधिक सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच को आसान बना रहे हैं। इसमें 12 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही ग्रामीण स्तर पर महिला औद्योगिक समेत तमाम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। और CSC ने स्त्री स्वाभिमान पहल के माध्यम से महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी पैदा की है। तो क्या है, ये कॉमन सर्विस सेंटर है। इसको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2006 में बनाया गया था। यह क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्र में जितनी वैध सक्षम ई गवर्नेंस सेवाएं हैं उनको प्रदान करता है। 2015 में इसका CSC 2.0 प्रारंभ किया गया था। इसके लाभ क्या है, तो यह अपनी सेवाओं को डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराएगा सभी सेवाओं को।
यह ग्राम पंचायत में फैले हुए 350 से अधिक सेवाओं तक आम नागरिकों को या आम आदमी तक पहुंचाने में आसान बनाएगा। यह लोगों को रोजगार के अवसर पैदा कराएगा। साथ ही जो ग्रामीण स्तर पर महिलाएं हैं उनके लिए उद्यमों समेत उद्यमों को बढ़ावा देगा और स्त्री स्वाभिमान पहल के माध्यम से स्त्रियों के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा भी करेगा। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत के राज्य सरकारों के सहयोग से हुआ था। तो किस किसने स्टार्ट किया है? तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन है, वह मुख्यतः 3 लोगों के साथ स्टार्ट किया गया है। 3 संस्थान है इसमें। पहला आता है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तीसरा है राज्य सरकार। इसको 7 से 8 फरवरी 2020 को मुंबई में 23वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय था डिजिटल तरीके के उपयोग से शासन में परिवर्तन, अवसर और चुनौतियां। इसका आयोजन मुंबई में 2020 में 7 से 8 फरवरी को किया गया 23वें सम्मेलन का। इसका विषय क्या था? डिजिटल तरीके के उपयोग से शासन में परिवर्तन और अवसर एवं चुनौतियां। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार सरकारी विभागों द्वारा दिए जाने वाली G2G, G2C, G2B की सर्वोत्तम पहलों को मान्यता प्रदान करता है। यह स्टार्टअप, शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान एवं उभरती हुई तकनीकों को मान्यता देता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2021 में 6 श्रेणियों के तहत 26 पुरस्कार दिए गए थे। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार क्या करता है? यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देता है। इसमें जितने भी सरकार विभाग हैं, G2G, G2C, G2B के नवीन पहलों के लिए मान्यता प्रदान करता है और स्टार्टअप हो गया, अनुसंधान संस्थान हो गए, शैक्षणिक अनुसंधान हो गया, उभरती तकनीक हो गई, इनको मान्यता देता है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। क्षेत्र क्या है? भारत और भूटान है। यह एक अखिल भारतीय मल्टी गीगाबिट नेटवर्क होता है जो कि भारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। यह देश के विभिन्न शोध एवं अकादमिक संस्थानों को तेज गति वाली कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराता है। यह भारत में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को सार्क देशों के विश्व अनुसंधान एवं शिक्षा नेटवर्क पर विस्तृत करने का निर्णय लिया गया है। तो क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कब स्टार्ट किया गया था? 2010 में। कहाँ पर? भारत और भूटान में। यह मल्टी गीगाबिट नेटवर्क होता है जो कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। भारत में जितनी भी शोध संस्थान, रिसर्च अकेडमी वगैरह हैं, उनकी गतिविधियों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को सार्क देशों के वैश्विक अनुसंधान एवं शिक्षा नेटवर्क तक विस्तृत करने का निर्णय लिया गया है। भारत नेट प्रोजेक्ट, इसको 2011 में OFC नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क के नाम से 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया। तो इसको स्टार्ट कब किया गया था? 2011 में। किसके नाम से? OFC नेटवर्क के नाम से स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल के भारत नेट कर दिया गया। इस परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है? इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। किसके नाम से हुई थी? तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क के, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल के भारत नेट कर दिया गया। इसमें ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफ़ायती दरें उपलब्ध कराई जाएंगी। ई ऑफिस मिशन मोड परियोजना, ई ऑफिस का लक्ष्य एक ऐसे कार्यालय परिवेश का सृजन करना है जो कि कागजी दस्तावेजों या फाइलों के उपयोग को कम से कम कर दे और कार्यालय कार्य प्रभाव को सरल और कारगर बनाने हेतु प्रक्रियागत विलंब को कम करने में सहायक होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह सरकारी अनुक्रियाशीलता की
कौशलता, निरंतरता और प्रभावकारिता में सुधार करता है, कार्य में लगने वाले समय को कम करना और नागरिक चार्टर्ड की मांग को पूरा करता है, प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु प्रभावी संसाधन प्रबंधन की व्यवस्था करता है, कार्यालय परिवेश को उत्तम और पर्यावरण अनुकूल बनाता है। तो ई गवर्नेंस मिशन मोड परियोजना क्या है? यह ई ऑफिस के लक्ष्य ऐसे कार्यालय परिवेश का सृजन करता है जो कि कागज, दस्तावेज, फाइल उनका उपयोग कम कर दे और कार्यालय कार्य प्रभार है उसको सरल और कारगर बनाने के लिए प्रक्रियागत विलंब को कम करने में सहायक होता है। इसका उद्देश्य क्या है? जितनी भी सरकार है, सरकारी अनुक्रियाशीलता है, उसकी कुशलता, निरंतरता और प्रभावकारिता में सुधार करें, कार्य में लगने वाले समय को कम करें और नागरिक चार्टर्ड की मांग को पूरा करें, प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रभावी संसाधन के प्रबंधन की व्यवस्था करना, कार्यालय परिवेश को उत्तम और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। ई लाभ। पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य विभाग ने लक्षित लाभार्थियों को सब्सिडी का नगद भुगतान करने हेतु एक ई लाभ सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो ई लाभ क्या है? तो यह पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य विभाग ने लक्षित लाभार्थियों को सब्सिडी पर नगद भुगतान करने एवं एक ई लाभ सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। जीवन रेखा परियोजना। केरल सरकार ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त जीवन रेखा परियोजना प्रारंभ की है जो कि एक ई स्वास्थ्य परियोजना है। जीवन रेखा परियोजना क्या है? केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। विश्व बैंक की सहायता से जीवन रेखा परियोजना प्रारंभ की गई है, ई स्वास्थ्य परियोजना। पीएम जनधन योजना 2014 में स्टार्ट की गई थी, अगस्त में। यह भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है जो कि देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने और हर परिवार के बैंक खाता खोलने के लिए कराया था। इसके तहत जनवरी 2018 तक 30.97 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। तो पीएम जनधन योजना क्या है? इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, अगस्त में। भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है, देश भर में जितने भी परिवार हैं उनकी बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने और हर परिवार का बैंक खाता खोलने से संबंधित है। इसके तहत जनवरी 2018 तक 30.97 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। पीएम वाणी। वाणी का फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। यह पहली बार भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण TRAI द्वारा वर्ष 2017 में अनुशासित किया गया था। इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका? ब्रॉडबैंड नेटवर्क सुविधा की गति में तेजी लाने से मदद करता है। विशेषता, यह सार्वजनिक डेटा कार्यालय PDO के माध्यम से पूरे देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति देता है। तो पीएम वाणी क्या है? तो पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। यह पहली बार किसके द्वारा? ट्राई, जिसका भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण द्वारा 2017 में स्टार्ट किया गया था। शुरुआत हुई है इसकी दिसंबर 2020 में। उद्देश्य है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं की गति को तेज करना। यह सार्वजनिक डेटा कार्यालय PDO के माध्यम से पूरे देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति देता है। डिजी लॉकर। यह एक वर्चुअल लॉकर होता है। प्रारंभ इसका 1 जुलाई 2015 में किया गया था। इसमें सभी ज़रूरती कागजात या फिर दस्तावेज, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID आदि सुरक्षित किए जा सकते हैं। इसमें अकाउंट बनाने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य होता है। डिजी लॉकर क्या है? तो यह एक वर्चुअल लॉकर होता है। जुलाई 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड सभी सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें अकाउंट बनाने के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए। मध्य प्रदेश में प्रमुख ई गवर्नेंस पहल क्या है? पहला आता है मध्य प्रदेश IT नीति। मध्य प्रदेश सरकार ने 1999 में अपनी पहली IT नीति की घोषणा की थी। वर्तमान में जो IT नीति चल रही है वह 2016 की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह ई गवर्नेंस को लाभ उठाने वाले आम आदमियों के जीवन में सुधार करता है, निवेश आकर्षित करता है, अत्यधिक कुशल पेशेवरों का एक
पुल बनाता है और स्रोत आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करता है। तो मध्य प्रदेश में आईटी नीति कौन सी है? तो सबसे पहली आईटी नीति थी 1999, लेकिन वर्तमान में है 2016 की। यह ई गवर्नेंस के लाभ उठाने वाले आम आदमियों के जीवन में सुधार करता है, निवेश आकर्षित करता है, अत्यधिक कौशल पेशेवरों को पुल प्रदान करता है और स्रोत आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करता है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, यह परियोजना लोक सेवा गारंटी अधिनियम के ढांचे के तहत क्रियान्वित की जा रही है। यह जिला प्रशासन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वर्क फ्लो प्रणाली बनाने में मदद करता है और कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। तो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट क्या है? तो यह परियोजना लोक सेवा गारंटी अधिनियम के ढांचे पर कार्यान्वित है। यह जिला प्रशासन के एक इलेक्ट्रॉनिक वर्क फ्लो प्रणाली बनाने में मदद करता है। कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, पीएम ऑनलाइन कियोस्क, इंटरनेट के माध्यम से यह सेवा देता है। पीएम टास्क, पीएम ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम, इसका क्रियान्वयन एजेंसी कार्य या विभाग कौन सा है? तो जनजाति मामलों का विभाग। इसके तहत जनजाति समुदाय के लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमपी टास्क, ये क्या है? एमपी ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम, इसका क्रियान्वयन जनजाति विभाग का मामले का विभाग करता है। इसमें जनजाति समुदाय के लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई उपार्जन परियोजना, इसका क्रियान्वयन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग करता है। ई उपार्जन परियोजना का क्रियान्वयन कौन करता है? खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग। इसका उद्देश्य है राज्य में प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन की मजबूत करना और राज्य के किसानों को एकीकृत डेटाबेस को विकसित करना होता है। ई उपार्जन का मतलब, तो इसका क्रियान्वयन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग करता है। यह कार्य में क्या करता है? मतलब राज्य में करता है प्रोक्योरमेंट और प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस करता है, जो कि एमएसपी के तहत किए जाते हैं। उसको मजबूत करना, किसानों के लिए एकीकृत डेटाबेस तैयार करता है। जियो फॉरेस्ट, क्रियान्वयन एजेंसी है मध्य प्रदेश वन विभाग। इसका उद्देश्य है वन भूमि के डेटाबेस का निर्माण करना। मध्य प्रदेश वनों का डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। तो जियो फॉरेस्ट, इसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश वन विभाग। उद्देश्य है वन भूमि में डेटाबेस का निर्माण करना और मध्य प्रदेश डेटाबेस तैयार करने वाला वनों का पहला राज्य बन गया है। जियो सर्च, इसका क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग करता है। इसका उद्देश्य है वो डेटाबेस जिसमें ग्राम पंचायत, स्थान, प्रमुख सड़कें, रेलवे, वन और प्रमुख जल निकाय आदि सभी शामिल होते हैं। तो जियो सर्च क्या है? इसका क्रियान्वयन कौन करता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास। इसमें भू डेटाबेस तैयार करता है ग्राम पंचायत, स्थान, प्रमुख सड़कें, रेलवे, वन और प्रमुख जल निकायों का। स्वान स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर में डेटा एवं वीडियो संचार के लिए एक राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क स्वान की स्थापना की थी, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। यह परियोजना जिला एवं आयुक्तों के माध्यम से सभी ब्लॉक मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ता है। स्वान का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य भर में डेटा एवं वीडियो संचार के लिए एक स्वान की स्थापना की गई थी 2018 में। यह सभी जिलों और आयुक्तों के माध्यम से सभी ब्लॉक मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ता है। एमपी ऑनलाइन, इसकी स्थापना जुलाई 2006 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम है। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाना। तो एमपी ऑनलाइन क्या है? इसकी स्थापना जुलाई 2006 में की गई थी। यह भारत सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम है। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों की सूचना को सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट यह छात्रों और
शिक्षकों के लिए एक कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यह जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य में वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। हेड स्टार्ट क्या है? छात्रों और शिक्षकों के लिए एक कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य में वर्ष 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। ज्ञानदूत, यह इंटरनेट आधारित G2C सेवा वितरण प्रणाली है। इसकी शुरुआत जनवरी 2000 में मध्य प्रदेश के धार में की गई थी। इसका उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को प्रासंगिक जानकारी मुहैया कराना और जिला प्रशासन और लोगों के लिए एक इंटरफेस का काम करता है। ज्ञानदूत क्या है? यह इंटरनेट पर आधारित गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवा विवरण या वितरण पहल है, जिसको जनवरी 2000 में स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश के धार में। ग्रामीण आबादी को प्रासंगिक जानकारी मुहैया कराती है, जिला प्रशासन एवं लोगों के बीच में इंटरफेस का काम करती है। मैप IT, यह एक सरकारी एजेंसी है। इसका गठन 3 मई 2099 को सिक्योरिटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना और राज्य IT नीतियों को लागू करना है। मैप IT क्या है? एक सरकारी एजेंसी है, जिसको 3 मई 1999 को सिक्योरिटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत किया था। यह मध्य प्रदेश में जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने और राज्य में IT नीति को लागू करने में करता है। ई-गवर्नेंस की उपयोगिता क्या है? इससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों भी देश विदेश की घटनाक्रम से भलीभांति परिचित हो सकते हैं। इसके माध्यम से योजना एवं दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रखरखाव संभव हो सकता है। सूचना का अधिकार एवं ई-प्रशासन मिलकर देश के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहला है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग देश विदेश की घटनाक्रम को भलीभांति से परिचित हो सकते हैं। इससे योजना और दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रखरखाव संभव हो पाता है। इसमें सूचना का अधिकार एवं ई-प्रशासन मिलकर देश के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। ज्ञान आधारित भारत के निर्माण में ई-गवर्नेंस का महत्वपूर्ण कारक है। सूचनाएं सीधे संबद्ध व्यक्ति तक पहुंच सकेंगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। क्या होगा? ज्ञान आधारित भारत के निर्माण में ई-गवर्नेंस महत्वपूर्ण कारक हो सकता है और सूचना सीधे व्यक्ति तक पहुंच जाएगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। लेकिन मुख्य चुनौतियां और मुद्दे क्या हैं? परियोजना की लागत और अधिक होने से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का सुदूर क्षेत्र में अभाव होता है। डाटा लीक होने से गोपनीयता एवं सुरक्षा का संकट रहता है, जैसे कि पेगासस मामला 2020 में आया था। डिजिटल डिवाइसेस अमीर गरीब, महिला पुरुष और शहरी गरीबी के मध्य में खाई का काम करेंगी। तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षकों का अभाव होगा। समाज का परंपरावादी स्वरूप तथा तकनीकी से दूरी, साइबर अपराधों का खतरा जैसे कि रैंसमवेयर अटैक। तो चुनौतियां कौन सी हैं? पहले तो परियोजना में लागत बहुत आती है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। बिजली, इंटरनेट से जो बुनियादी सुविधाएं हैं वह बहुत सुदूर क्षेत्र में संभव नहीं हो पाती। डाटा लीक होने से गोपनीयता का खतरा होता है, गोपनीयता के नष्ट होने का, और सुरक्षा का संकट हमेशा बना रहता है, जैसे कि पेगासस मामला। डिजिटल डिवाइस की कमी अमीर गरीब, महिला पुरुष और शहरी ग्रामीण के मध्य में खाई का काम करेगी। तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षकों का अभाव है। समाज का परंपरावादी स्वरूप एवं तकनीकी से दूरी, साइबर अपराधों का खतरा जैसे कि रैंसमवेयर। सुझाव क्या हो सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ई-प्रशासन की पहल, जमीनी हकीकत की पहचान एवं विश्लेषण करने की जानकारी या जानी चाहिए। सुझाव क्या हो सकता है? तो जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें ई-प्रशासन की पहल, जमीनी हकीकत की पहचान और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सरकार को विभिन्न हितधारकों जैसे कि नौकरशाहों, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि के लिए प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ई-गवर्नेंस के संबंधित में सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, जो न केवल लागत में कमी करेगी बल्कि
नई सेवाओं को प्रदान करने के लिए सक्षम होने के साथ ही शिक्षा प्रणाली में भी सुधार करेगी और नई नौकरियों के सृजन को मदद मिलेगी। मेघराज जीआई क्लाउड सही दिशा में एक कदम है। इस पहल का उद्देश्य सरकार के आईसीटी खर्च को कम करते हुए देश में ई सेवाओं के वितरण में तेजी लाता है। क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ई गवर्नेंस भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। तो सुझाव क्या हो सकते हैं? ई शासन की पहल जमीनी हकीकत को पहचाने और विश्लेषण करना चाहिए। जितने भी सरकार के विभिन्न हितधारक हैं, नौकरशाही, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, निर्वाचित प्रतिनिधि आदि के लिए प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस सेवाओं के वितरण करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बड़ी भूमिका होती है, न केवल जनता में या लागत में कमी के लिए बल्कि सेवाओं को प्रदान करने में भी सक्षम होगी। शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा और नई नीतियों या नौकरियों के में सृजन में मदद मिलेगी। मेघराज जीआई क्लाउडिंग सही दिशा में कदम हो सकता है। इस पहल का उद्देश्य सरकार के आईसीटी खर्च को कम करते हुए देश में ई सेवाओं के वितरण में तेजी लाना होता है। क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई गवर्नेंस भारत में विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो सकता है। निष्कर्ष, ई गवर्नेंस उपाय की सरलता काफ़ी हद तक हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करती है और निकट भविष्य में 5G तकनीक का देशव्यापी विस्तार हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। तो क्या हो सकता है, जो ई गवर्नेंस के जितने भी उपाय हैं उसको सफल बनाने के लिए काफ़ी हद तक इंटरनेट पर निर्भरता होती है और यदि भविष्य में हम 5G तकनीक लाते हैं तो हमारा जो ई गवर्नेंस है वो उसका संकल्प पूरा हो जाएगा।